नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उपचुनाव की सियासी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। सीएम योगी लगातार तीखे वार पर वार किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव पर खुलकर वो निशाना साध रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उसे कलंक बताया और कहा कि लाल टोपी के कारनामे काले हैं। वहीं अखिलेश यादव भी संत वाणी पर सवाल उठाने लगे और उन्होंने कहा कि बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बटोगे कटोगे से शुरू हुआ सियासी युद्ध अब लाल टोपी, संत वाणी और काउंटडाउन तक आ पहुंचा है। अब सवाल यह कि क्या उपचुनाव में बटोगे कटोगे का मंत्र कारगर साबित होगा और उपचुनाव में अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। योगी का कलंक प्रहार, लाल टोपी पर तीखा वार। लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। उपचुनाव में योगी मंत्र, ना बटना है ना कटना है। ये बबुआ अभी बाजी नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। कलयुग का जिक्र, संत वचन पर अखिलेश की फिक्र। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी। अखिलेश क्यों बोले काउंटडाउन शुरू हो चुका। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। उपचुनाव के सियासी युद्ध में योगी वर्सेस अखिलेश। और वक्त महाबहस के सवालों का जो सभी पैनलिस्ट के सामने हम रखेंगे। तो पहला सवाल, योगी मंत्र ना बटना है ना कटना है कारगर साबित होगा उपचुनाव के अंदर, क्योंकि हर दिन रैली कर रहे हैं मुख्यमंत्री और इसी तर्जुमे पर कुछ ना कुछ नया बटना और कटना वो रोजाना निशाने के रूप में साधते रहते हैं। कलयुग का जिक्र, संत वचन पर क्यों फिक्र। अब अखिलेश यादव साधु संतों को लेकर, संत वाणी को लेकर कटघरे में खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। सवाल यह भी कि अखिलेश क्यों बोले काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया बटने और कटने वाली बात पर और कहा कि एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और चर्चा के लिए राकेश त्रिपाठी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता, आजम खान साहब हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल दुबे जी आरएलडी स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में, और डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश जी आप ही से कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका सिग्नल फ्रीज हो गया। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल पहुंच रही है। चलिए, फिलहाल सिग्नल फ्रीज हो गया राकेश त्रिपाठी जी का। हाँ राकेश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे सवाल ये कि समाजवादी पार्टी और उसके शासनकाल को मुख्यमंत्री ने कलंक कहा। जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कलंक प्रहार का जवाब, लाल टोपी पर वार, उसको एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, आज मैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से एक नाबालिग मासूम बच्चे का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करने का प्रयास किया है ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और अखिलेश यादव जी के जितने भी बयान हैं उन बयानों को सुनिए। आज वो संतों की चिंता कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो सत्ता रहते हुए मौलाना, मुफ्ती और मौलवी की केवल चिंता किया करते थे, उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला करके तरह तरह की दावतें किया करते थे, वो आज संतों के बारे में सोच रहे हैं। जिनके कार्यकाल में निहत्थे संतों पर लाठीचार्ज हुआ करता था, जिनके कार्यकाल में पंचकोसी परिक्रमा हो या 14 कोसी परिक्रमा हो, उस पर प्रतिबंध लग जाया करता था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लग जाया करता था, कृष्ण जन्माष्टमी पर थानों में जन्माष्टमी मनाए जाने पर प्रतिबंध लग जाया करता था, नवरात्रि के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो या रामनवमी की शोभा यात्रा हो, उस पर तमाम प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लग जाया करते थे और हिंसा की घटनाएं होती थी, कर्फ्यू की नौबत आया करती थी। वो आज हिंदुओं के बारे में, साधु संतों के बारे में चिंता कर रहा है। यह अपने आप में बहुत आश्चर्य है। सच बात यह है कि अखिलेश यादव जी आज पूरी तरह से घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आ रहा है, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे, एक न होगे तो नेक रहोगे, उन्होंने ये तो भी ये कहा एमवाई कि का समीकरण देने वाली समाजवादी पार्टी, ये कटुता पीडीए का जबान समीकरण की देने वाली कुटिलता समाजवादी बन पार्टी जाती है। घबरा कुछ गई। ऐसा उन्होंने कहा कि मन की कुटिलता जबान की कटुता बन जाती है। हमने जवान की कटुता कई बार ओ पुलिस ए पुलिस करते हुए अखिलेश यादव जी को देखा है। हमने देखा है कि कैसे वो डॉक्टर्स को कहते हैं कि तुम बहुत छोटे अधिकारी हो, तुम्हारी बात करने की हैसियत नहीं। हमने देखा है पत्रकारों के साथ बदजुबानी करते हुए, पत्रकारों की जाति पूछ करके अपमानित करते हुए। अखिलेश यादव जी के मन की कुटिलता कई बार उनकी जवान के कटुता में दिखाई पड़ी है, तो अखिलेश यादव जी अपने बारे में ही बता रहे थे। हमने कई बार अखिलेश यादव जी को इस रूप में देखा है, कैसे आक्रोश में आकर के वो वचनों की कटुता को लेकर के आते हैं। ये उनके भीतर की कुटिलता है। आज उन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद बताने का काम किया है। लेकिन इन सब के बाद महत्वपूर्ण यह है कि शासन व्यवस्था में रहते हुए क्या गरीब जनता के प्रति आपने डिलीवर करने का काम किया है? क्या उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है? क्या पक्के मकान देने का काम किया है? क्या घरों में शौचालय बनाने का काम किया है? क्या आपने उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया है? पारदर्शी नौकरियां देने का काम किया है? बिजली के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है? किसानों को उपज का मूल्य दिलाने का काम किया है? आजम खान इस पर जवाब देंगे। आजम खान जी, क्यों बोल रहे हैं अखिलेश यादव की एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जी आस्था जी, अब तक का सबसे नकारात्मक नारा माननीय योगी जी ने दिया है। माननीय योगी जी को खुद नहीं मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। आखिर एनसीआरबी का डाटा क्या कह रहा है? जब वो कह रहे थे बिजनौर में जाके, मीरापुर में जाके कह रहे थे, एनसीआरबी का डाटा तो यही कह रहा है कि अब तक में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हिरासत में मौत में नंबर 1 है, इनकाउंटर में नंबर 1 है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर आज ये कहा कि संत वाणी मधुर वाणी होती है, तो इसमें क्या गलत कहा? कोई संत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है क्या? जिस तरह से नकारात्मक भाषा, अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का उपयोग योगी जी कर रहे हैं, वो कोई संत नहीं कर सकता। वो तो उनकी बतौर महंत एलिजिबिलिटी भी चेक करने की बात कह रहे हैं आजम खान जी। वो तो मुख्यमंत्री की एलिजिबिलिटी चेक कराने की बात कर रहे हैं बतौर महंत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग चूंकि चुप है, नकारा बन गया है। अगर चुनाव आयोग थोड़ा भी सक्रिय होता तो योगी जी जैसे आज प्रचार प्रसार न कर पा रहे। आप लोग जिस तरीके से चुनाव आयोग को कोस रहे हैं ना, कि चुनाव आयोग को कोस रहे हैं ना, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास की किसी दुकान को कोस रहे हैं। वही चुनाव आयोग है ना जिसने लोकसभा चुनाव कराया था और आपके उत्तर प्रदेश में 36-37 सीटें आई थी। बीएनएस की सुनिए, बीएनएस की धारा भी 196 कहती है कि जो भी हेट स्पीच दे, उसे दो संप्रदायों के बीच कोई नफरत फैलाए, उसके पर कार्रवाई की जाती है। जनप्रतिनिधि कानून भी कहता है ये। क्या कार्रवाई करी चुनाव आयोग? चुनाव आयोग तो बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी चुनाव हार रहे थे तब भी चुनाव आयोग पे सवाल था। चुनाव जीते हैं, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें आई हैं, तब भी चुनाव आयोग पर वही सवाल है। ठीक है आजम साहब, राकेश जी से प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़। देखिए हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में इसको कहा जाता है पेशबंदी करना। जब हम पहले से जान रहे हो कि परिणाम ये होने वाला है, तो पहले से ही उसके कारण गिनाने लगे। निर्वाचन आयोग पर जिस प्रकार के आरोप किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो सीटें जीती है ना, यही मेरा सवाल था। जीते तब भी सवाल नहीं, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि आप उसी व्यवस्था से जहां से चुनाव लड़कर के कुछ सीटें जीत करके आए हैं, उसी व्यवस्था को कोसने का काम कर रहे हैं। क्या उपचुनाव में आपको अपनी संभावित हार पहले से दिखाई पड़ रही है? और ये आजम खान क्या बकवास कर रहे हैं भाई कि मुख्यमंत्री जी ने जो है कटुतापूर्ण बातें कही हैं। अरे भाई, पीडीए का नारा देकर के समाज को जातियों में बांटने का काम आप कर रहे हैं। आखिरकार क्यों नहीं मुसलमानों के भीतर जातियां दिखाई पड़ती हैं? ये मंसूरी इदरीसी वहां पर आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, वहां पर आपको पसमंदा नहीं दिखाई पड़ते हैं, वहां आपको सिया सुन्नी नहीं दिखाई पड़ते हैं, वहां आपको बरेलवी वहाबी नहीं दिखाई पड़ते हैं, वहां आपको फिरकों में बटा हुआ समाज नहीं दिखाई पड़ता है, हिंदुओं के भीतर आपको पीडीए दिखाई पड़ता है। क्यों नहीं ए टू जेड की बात करते हैं?
आप ए से लेकर के जेड तक की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों छांट करके कभी एमवाई की बात करते हैं और कभी पीडीए की बात करते हैं? हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करना यह कटुतापूर्ण बात है, और यह कटुतापूर्ण बात केवल नहीं, आप अपने काम में इसको लागू करने का काम करते हैं। शर्म करिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा बांटने के लिए है। आपका परेशान होना स्वाभाविक है। नहीं होती तो इस तरह के नारे न देते। ठीक है, चलिए, आप दोनों शांत हो गए अपने आप ही। मैं चर्चा में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुधा मिश्रा जी उन्हें जोड़ना चाहूंगी। सुधा मिश्रा जी, उपचुनाव आते आते बंटने, कटने, बांटने, जोड़ने, हर दिन इसका एक नया वॉल्यूम लॉन्च हो रहा है। एक बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो सबको एक कर रहे हैं, और फिर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रोज नए नित पोस्टर बदल रहे हैं, वो तारीख बता रहे हैं। जी, आस्था जी, पूरे पैनल को मेरा प्रणाम। और अभी बात हो रही थी बंटने और कटने की, तो ये स्पष्ट है कि अभी तक हम बंटे नहीं थे। जो सरकार में वो बांट के काटने की बात कर रहे हैं, असल में ये चाहते हैं, क्योंकि अगर अब हम बंट के कट रहे हैं, इट मींस कि हम लोग साथ थे और इनकी सरकार आते ही बंटने और कटने की नौबत आ गई। आप देख रही हैं, अभी हमारे राकेश भाई ने बहुत ओजस्वी बातें की। इन्होंने कहा पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाई। मैं वो तिथि पूछना चाहती हूँ, मैं अयोध्या में रही हूँ बचपन से, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि पंचकोसी परिक्रमा या 14 कोसी परिक्रमा कभी रोक लगी हो। तो ये बयान बता दीजिए, कौन सा वो ईयर था, कौन सी वो तारीख थी आपके इस झूठ को आज मैं जानना चाहती हूँ। पूरे बचपन से लेके आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि पंचकोसी परिक्रमा या 14 कोसी परिक्रमा या कार्तिक पूर्णिमा या अयोध्या में किसी भी त्योहार में रोक लगाई गई। आपका पहला झूठ। अभी आप जातियों में बांटने की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने आपके नाम के आगे त्रिपाठी क्यों लगा रखा है? सबसे पहले हटा दीजिए, कहिए हम कोई जाति नहीं, सब लोग एक है, हम भारतीय लिखेंगे, शुरुआत तो करिए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी, हम सब के 140 करोड़ जनसंख्या के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बैठ के कि मैं ओबीसी जाति से आता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं फलाने से आता हूँ। ये सब बातें अगर हो रही हैं, तो प्रश्न ये है कि जो देश अभी तक एक था, अचानक से बंटने और कटने लगा। अर्थात यही लोग हैं जो बांट रहे हैं, काट रहे हैं। बहराइच में दिखा आपको दिख रहा, राकेश जी, बनारस में बेटी के साथ बलात्कार होता है तो कोई बात नहीं होती है। इसको पहले जवाब ले लेते हैं। राकेश जी जवाब दो। मैं बता देता हूँ नहीं होती है। वो आपकी पार्टी के नेता इंदिरा गांधी जी का नारा था ना कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगाओ हाथ पर। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा जी का पूता आते आते क्या करने लगा? जाति गिनो भाई, कितने सचिव कितने किस जाति के बने हैं, पत्रकारों की जाति बताओ। जाति गिनने का ये जहरीले बयान तो देने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू कर दी। क्षेत्रीय दलों का इतना प्रभाव आप पर हो गया कि कांग्रेस पार्टी जाति जाति करने लगी। आपको भी जाति नहीं केवल सच्चाई दिखने लगी। तो जातियों का जहर आप बोएंगे, और हम इसको कहे भी ना, आप जातियों का जहर बोने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इससे सचेत करने का काम कर रहे हैं। आप गिनते हैं तो हिंदुओं के भीतर क्यों जाति गिनते हैं? क्यों नहीं मुसलमानों के भीतर जातियां गिनते हैं? गिनिए ना मुसलमानों के भीतर की भी जातियां। जब आप बोल रही थी, हाँ 10 सेकंड पूरा कीजिए राकेश जी। बड़ा संकट यही है ना कि सुधा मिश्रा जी ने अपनी बात उठाई कि आप जाति का, वो ये भी कह रही थी कि अयोध्या में जहर तो आपने बोया है ना, आपकी पार्टी वो शुरू से अयोध्या में आप मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर आप शायद सक्रिय ना रही हो, राजनीतिक तौर पर आप सक्रिय ना रही हो। हम विपक्ष के प्रवक्ता तब भी थे, और विपक्ष के प्रवक्ता के नाते तब भी मजबूती से आवाज उठाया करते थे जब कांग्रेस पार्टी उस समय 27 साल यूपी बहाल का नारा दे रही थी। याद करके बताइए, मुझे लगता है आप शायद भूल गए। 2017 में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, भैया क्या की, जो 27 साल यूपी बहाल का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी थी ना, वो सारी बातें भूल गई। खैर, समाजवादी पार्टी के साथ मजहबी तुष्टीकरण करने के आरोपी अपराधी तो आप भी है ना, इसलिए पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा पे आपको कभी फर्क पड़ा है क्या? लेकिन अखबारों की कतरों ने, आज भी गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। मुझे प्रत्यक्षम किम प्रमाण, मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश जानता है कि कैसे 14 कोसी परिक्रमा पर, पंचकोसी परिक्रमा पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश जानता है कि कैसे कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, कांवड़ यात्रा का ये रूट नहीं होगा, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश जानता है कि कैसे हमारे बीच में आ रहे हैं तमाम प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है राकेश जी, सुधा जी, मैं फिर मौका दूंगी आपको। अनिल दुबे जी, अब जैसे वोटिंग पास आ रही है, तो यहाँ पर बटोगे कटोगे के बाद कलंक सरकार और एनकाउंटर वाले, ये इस तरह की बातें जो है अब हो रही हैं। असल मुद्दों की बात होगी, ये दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि मुद्दों से आप भटका रहे हैं, मुद्दों से आप भटका रहे हैं। देखिए आस्था जी, मुद्दों की बात चूंकि इनके पास है नहीं, इंडिया गठबंधन के लोग जो है बात पीडीए से शुरू करते हैं,
तो पीडीए की जब वो बात शुरू करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पीडीए एनडीए में भी पीडीए के लोग हैं। ये अलग बात है कि हम सारे लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं, सभी लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। बटे और कटे का अर्थ वो कुछ और लेते हैं और हमारा बटे और कटे का अर्थ ये है कि हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हम सबको संगठित करके चलना चाहते हैं। और ये बात केवल हम कहते नहीं हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव गए, 1600 गाँव में वो गए और उन्होंने जो है भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया, जिसका प्रमाण है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे से गले लग करके लोग काम कर रहे हैं। सारे किसान जातियां इकट्ठा हैं और वो सब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। तो हम लोग समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम समाज को लेकर चलना चाहते हैं। आप जो है बंटवारे की बात करने लगते हो, आप उसका गलत अर्थ लगाते हो। जो शब्द है जाकी रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी दिन तैसी, अब आप उसमें जो है दूसरी तरह के अर्थ लेकर के आते हो, उनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है तो उत्तर प्रदेश में सुशासन है, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। और हम लोग जब से एनडीए में शामिल हुए हैं, किसानों को उनकी फसलों का मूल्य मिल रहा है, किसानों को आगे भी अभी गन्ने का मूल्य बढ़ा हुआ मिलेगा, तो किसानों के लिए काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को का स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार के मेले लगाए जा रहे हैं, रोजगार के मेलों में नौजवानों को रोजगार देने के वहीं पर दिया जा रहा है। तो हम लोग मुद्दों पर काम कर रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, आप कोई काम ना आपने किया है ना करना चाहते हो। किसानों की बात केवल भाषण में आपके है। तो और आपने जब मंडल कमीशन जिन्होंने विरोध किया उनके साथ आपने समझौता कर दिया। तो इस तरह की बात करने वालों से हम क्या उम्मीद करें। ठीक है, डॉक्टर परमवीर जी हमारे बीच में। डॉक्टर परमवीर जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है एनकाउंटर वालों का। समाजवादी पार्टी या उसकी जो सरकार चली वो कलंक है, बटोगे तो कटोगे। तारीख बताई जा रही है, सपा दफ्तर के बाहर रोज नए नए पोस्टर लग रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री इसी तर्जुमे पर लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं कि भाई एक रहो। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये नकारात्मकता भरा कैंपेन है, ये नेगेटिविटी है। और अब तो वो इस बात पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो संतवाणी होती है वो शांत होती है। तमाम तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। हाँ जी, देखिए वास्तव में टर्किश भाषा का एक मतलब वहाँ की सेइंग है, वहाँ की कहावत है कि धर्म की शिक्षा यदि लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी धर्म का काम माना जाएगा। तो इस तरीके से अगर धर्म की शिक्षा दे देंगे, जब जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते हैं वो तमाम बातें होती थी, तो वहां पर कुछ मान्य नहीं है, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं इस बात। वास्तव में क्या है, चुनाव आएंगे जाएंगे। देखिए जैसे अभी अब चुनाव आएगा, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, 2 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव आ जाएगा और राज्य में चुनाव आएंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन धर्म यहीं रहेगा। वास्तव में हो क्या रहा है, हमारे नाम के पीछे की जो पूंछ है ना, मैं सरनेम को पूंछ कहता हूँ, वो पूंछ अभी बहुत कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी आई है। पांडवों का सरनेम क्या था, वो तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहते थे अपने आप को, तमाम बातें थी इस तरीके की। तो ये अभी नई नवीली चीजें हैं। ये मंडल वर्सेस कमंडल की एरा को रिवाइव करने की साजिश कहिए या कोशिश कहिए कि चुनावी फायदा मिलता है, उसके प्रकार से की जा रही है। ये आती जाती रहेंगी, लेकिन बटेंगे कटेंगे। अब इस चीज को भी देखा जाए, ये मेरा मानना है वास्तविक पर्सनल तौर पे। इससे विपक्ष कह रहा है कि जो ये नेगेटिव कैंपेनिंग है ये डर की पहचान है। ये डर की पहचान नहीं है। ये देखिए, अगर आप बात रखते हैं ना, मुद्दे की बात करेंगे तो डर की पहचान कहा ही जाएगा। जैसे महंगाई बढ़ रही होती है तो कोई सरकार बात करना नहीं चाहेगी, क्योंकि सच्चाई वास्तविकता होती है। तो इसी प्रकार से ये जो धर्म की बात भी होती है, जो बांटने की बात होती है, अगर इसके ऊपर करेंगे तो जो सामने वाला खेमा है, कोई भी होगा जो उससे डरता होगा, जिसको फायदा मिलता है बांटने से, वो इसको नेगेटिव ही बोलेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में अगर हम देखें तो जातीय जनगणना किसने कराई थी? अंग्रेजों ने कराई थी। उसको रोका किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोका था ना, क्योंकि उनको वो समझ गए थे कि जाट में बेसिकली हो क्या रहा था कि हमारे उपक्रम है, जो काम करते हैं, जैसे कोई मोची होता है, वो मोची का काम करता है, या कोई चमड़े का काम करता है, या आम सुनार का काम करता है, तो उसको जाति में लिखना शुरू कर दिया था। ये अंग्रेजों ने शुरू करवाया था। इसको रोका जाना चाहिए था, वरना वर्ण व्यवस्था होती है, 4 वर्ण है, वो भी बदले जा सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो उस चीज को बांटने के लिए अगर जो अंग्रेजों ने बीज रोपे थे ना, उनको उन्होंने फायदा उठाया, उसको आगे रिवाइव करने की। ठीक है, अब आपने अंग्रेजों का जिक्र कर दिया है, तो राकेश त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के वचनवंशी हैं, वो भी फूट डालो राज करो, बांटो राज करो कि उस पर चलते थे, और यहाँ भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। तो कौन फूट डाल रहा है? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं ना
कि आखिरकार अंग्रेजी के जिस अल्फाबेट में एम और वाई का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी करते हैं, ये ए से लेकर के जेड तक की बात क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये क्यों नहीं उसके साथ में जाते हैं? क्यों ये पीडीए की बात कर रहे हैं? ये पीडीए क्यों है? ये क्यों नहीं ए से लेकर के जेड है? आप सेलेक्ट करते हैं, आप कुछ लोगों का साथ और अपना विकास और अपने परिवार का विकास, यही आपकी कुल नीयत रही है ना, यही आपकी कार्य पद्धति रही है ना। हम तो सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश में जो 65 लाख पक्के मकान मिले हैं, इन पक्के मकानों में आज मुसलमान को भी मिले हैं, दलित को भी मिले हैं, पिछड़े को भी मिले हैं, अगड़े को भी मिले हैं, सारे वर्गों को मिले हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। शासन की किसी भी योजना में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हमने आज पारदर्शिता के साथ और समावेशी तरीके से और उसमें भी क्षेत्र के हिसाब से निर्धारण नहीं किया। हमने बलिया या बुलंदशहर बराबर अवसर दिया और साथ ही सरकारी योजनाएं। आजम खान जी, आस्था जी, सबसे पहले इनसे कहिए गिरिराज सिंह मंत्री महोदय को ज्ञान दें, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को ज्ञान दें और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को ज्ञान दे दें। उसके बाद टीवी पे ज्ञान बांटे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र, वहां क्राइम ब्रांच की फर्जी क्राइम ब्रांच चलती है, बलिया में थाने पे पुलिस छापा मारती है। ये है इनका प्रशासन, ये है सुशासन। क्या जवाब देंगे? आखिर क्राइम ब्रांच प्रधानमंत्री के क्षेत्र में फर्जी चल रही थी और बलिया में थाने पे एसपी छापा मारता है। जो सुशासन है इनका, और थानेदार बाउंड्री पार कर जाता है। नहीं मानना चाहिए क्या? ये सुशासन है। समाजवादी पार्टी के लोग फ्रॉडगिरी कर रहे होंगे, गड़बड़ कर रहे होंगे, उनके समय में भर्ती किए गए लोग गड़बड़ी कर रहे होंगे, तो बिल्कुल छापा मारना चाहिए ना, गिरफ्तारी करनी चाहिए ना। नहीं करनी चाहिए थी क्या? नहीं, गड़बड़ होते रहने देना चाहिए था क्या? हम लोगों ने अरे ये तो कहिए, आप प्रशंसा करिए कि आज सरकार क्रियाशील है, काम कर रही है। क्या इन अपराधों पर, इन बातों पर क्या समाजवादी पार्टी ने कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया? क्या आपने ये मुद्दे उठाए? क्या उसे काम रहना चाहिए, ना कि किसी एक समाज को बटोर के 80-20 की लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। हम तो गरीबों वंचितों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने से पहले ये थोड़ी चेक किया गया था कि कौन किस जाति का है या कौन किस धर्म का है। गरीबों वंचितों में जहां जिसके पास जो स्टैब्लिश हुआ वीकर सेक्शन से, उसको सरकारी योजना दी गई, उसमें तो सभी लोग आए। सरकारी योजनाओं का लाभ कहाँ मिल रहा है? आज प्रदेश का 75% घर नहीं मिला है लोगों को, गरीबों को। 15 करोड़ को आज पानी नहीं मिला है, नल नहीं पहुंचा है, 75 करोड़ को बिजली नहीं सुधरी है। सुनिए तो 75 करोड़ और जो फ्री राशन मिल रहा है इतने सालों से, अभी और मिलेगा आगे। कौन सा विकास किया? प्रदेश का कौन सा विकास हुआ? अगर 15 करोड़ लोग 5 किलो राशन पा रहे हैं तो प्रदेश का विकास हो रहा है या प्रदेश कर्ज में जा रहा है? ये आप डिसाइड करो। प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला करा दे, हिमाचल घोटाला करा के बांग्लादेश भिजवा दे। वो चिंता जता रहे हैं विपक्षी प्रवक्ता कि सरकार घाटे में तो नहीं चली जाएगी। मतलब जैसे हिमाचल में परिस्थिति हुई, विधायकों को सैलरी देने के पैसे व्यक्तिगत हो जाते हो, अपने घर भिजवा लो ना। ठीक है, जवाब लेते हैं राकेश त्रिपाठी। अलायंस पार्टनर सुधा मिश्रा जी से पूछ लें। देखिए, ये आजम खान ये अपने अलायंस पार्टनर सुधा मिश्रा जी से सवाल पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की लोक लुभावन बातों से क्यों आज खजाना खाली हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में कहा था किसानों का कर्ज माफी करेंगे, करके दिखाया ना। आखिरकार 36,000 किसानों का 86 लाख करोड़ रुपया, 86,000 करोड़ रुपया हमने माफ करके दिखाया ना, 36 लाख किसानों का। तो आखिरकार हमने अपने संसाधनों के आधार पर बातें कही और करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश के खजाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है विकास की योजनाओं के लिए। हमें कहीं कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आप पूछिए ना कांग्रेस पार्टी से। सुधा मिश्रा जी, ठीक है। आजम जी, एक सेकंड। हाँ सुधा जी, लास्ट 1 मिनट है। मैं राकेश भाई से पहले पूछ लो, राकेश भाई से पूछ लो, कितना उधार ले रखा है सरकार ने? कितने में आपको सरकार मिली थी और कितना बोझ है, जरा बता दीजिए। बड़ी बड़ी बातें तो कह रहे हैं, इस समय हमारे देश पर कितना उधार है, कितना कर्ज है, नहीं बता पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें कहना और उसकी असलियत को बयान करना। आप बताइए भाई, विपक्ष के प्रवक्ता आप, रिसर्च करके आप आइए, पढ़ लिख कर आप आइए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने पहली बार झूठ बोला, फिर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में खजाना है। अरे कितना कर्ज ले रखा है आपने, जितना सब प्रधानमंत्री नहीं ले पाए उसका आपने न जाने कितना गुना करके कर्ज ले रखा है इस देश पे, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। दूसरी बात, जब आपने अपनी बात की शुरुआत की थी, आपने पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा पे झूठ बोला, लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया आपने। अब फिर आप कह रहे हैं कांग्रेस से पूछिए। ना बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मैंने तो आपको चुनौती देकर के कहा कि गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपके सवाल का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। और देख रहे हैं दर्शक सर्च कर लेंगे कि पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा पर अखिलेश यादव की सरकार ने क्या कर रखा था, और आंखें मूंद करके आप बैठे हुए थे क्योंकि मजहबी तुष्टिकरण आप भी करना चाहते हैं।
अरे मैं तो कह रहा हूं कि भाई गूगल पर आप सर्च करके देख लीजिए, सर्च करके आपको पता चल जाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानबूझ देखिए, के मैंने कहा ना कि 27 साल यूपी बिहार जब आप बता रहे थे उसी वर्ष में, सर्च करिए और 27 साल यूपी बिहार जब आप बता रहे दिखा थे। दीजिए, एक्सपोज कर दीजिए, लेकिन हमारा विषय फिलहाल वो नहीं है। हम लोग वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ सुधा जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद राकेश जी क्लोजिंग रिमार्क्स। ये बहुत अच्छा आस्था जी, समय देना हो 2 सेकंड कह दीजिए। नहीं, मैंने पूरा समय दिया, आपको भी दिया, सबको पूरा समय दिया। मैं बात खत्म कर दूंगी प्लीज, आप बोलने दीजिए। बोलिए। जिस भी सरकार को जनता चुनती है उसका उत्तरदायित्व और जवाबदेही होती है कार्य करने की, दूसरों से प्रश्न पूछने की नहीं। आपको सरकार मिली है, एक सरकार जनता की चुनी हुई, आपका कर्तव्य है उसके भलाई ठीक है, के लिए चलिए कार्य समय खत्म हो गया है, मुझे यही वाइंड अप करना होगा। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कलंक बताया है, तो अखिलेश यादव ने भी संतवाणी पर सवाल उठा दिए हैं। तो ये वार पलटवार उपचुनाव के इस जंगी मैदान में लगातार देखने को मिल रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।